हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 अप्रैल 2021 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक रेयर डिजीज़ को लेकर के जो नेशनल पॉलिसी आई है उससे रिलेटेड, और सेकंड आर्टिकल होगा रेसिज्म से रिलेटेड। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रेयर डिजीज़ को लेकर के गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है उसी को नेशनल पॉलिसी उससे रिलेटेड है। इस आर्टिकल की शुरुआत से पहले रेयर डिजीज क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रेयर डिजीज को पता करने के लिए कि रेयर डिजीज होती क्या है, उसकी तीन मार्कर्स हैं। उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि रेयर डिजीज क्या होती है। जैसे कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद द डिजीज, कि उस बीमारी से कितने लोग प्रभावित हैं उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं होने चाहिए। द प्रिवलेंस, कितने लोगों में फैली हुई है वो बीमारी, कंपैरिजन करके हम पता कर सकते हैं। और थर्ड है द अवेलेबिलिटी या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन, उस बीमारी की सुधार करने के लिए, उस बीमारी को दिखाने के लिए ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है या फिर नहीं उपलब्ध है। ये तीन क्राइटेरिया है। एक तो पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पीपल, सेकंड है प्रिवलेंस, और थर्ड है अवेलेबिलिटी या फिर और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन। इन तीनों के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि कोई डिजीज रेयर है या फिर नॉर्मल डिजीज है। ये ब्रॉडली डिफाइंड है। अगर WHO की डेफिनेशन की हम बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग, WHO के डेफिनेशन की बात करें तो 10,000 लोगों में से 6.5 to 10 अगर इतने लोगों में फ्रीक्वेंसी है बीमारी की तो वो रेयर डिजीज में आता है। अगर एस्टिमेट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 7,000 से ज़्यादा नॉन रेयर डिजीज है, मतलब ऐसी डिजीज जो जानी हुई है, जिनके बारे में पता है और वो रेयर डिजीज में शामिल हैं। इसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन पेशेंट्स रेयर डिजीज से मतलब प्रभावित है, जिनके रेयर डिजीज से पीड़ित हैं वो लोग, और इंडिया में इनकी संख्या है 70 मिलियन। ये हमने बात की। अब कुछ रेयर डिजीज की, इंडिया में कुछ रेयर डिजीज, उनके नाम हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनहेरिटेड कैंसर, मतलब जनरेशन टू जनरेशन कैंसर आए तो वो होता है रेयर डिजीज में आता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब खुद का ही इम्यून सिस्टम आपको खुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाए, ये भी रेयर डिजीज में आता है। कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, ये जो बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज, मतलब बचपन में ये बीमारी होती है। और आगे रेयर डिजीज के यहाँ पर दे रखे हैं हर्श स्प्रंग्स डिजीज, गोचर डिजीज, साइस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफिसिस, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स। ये सारी रेयर डिजीज में आती है। इनको बताया गया है कि ये रेयर डिजीज में शामिल है। जिनको भी ये बीमारी है मतलब वो रेयर डिजीज में शामिल है। अब रेयर डिजीज के बारे में अगर हम और बात करें तो देखो, हर देश की अकॉर्डिंग अलग अलग इसकी डेफिनेशन है। जैसे US ने बोल रखा है कि US के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि पूरी कंट्री में कोई ऐसी बीमारी जिससे 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट उस बीमारी के नहीं हो तो वो बीमारी आती है रेयर डिजीज में। EU के अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन है रेयर डिजीज की वो ये है कि कोई भी ऐसी डिजीज जो एज ए लाइफ थ्रेटनिंग और क्रोनिकल डेलिबरेटिंग या फिर वीकनिंग का काम करती हैं, और इससे 10,000 लोगों में 5 से ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं होने चाहिए, मतलब 5 से ज़्यादा लोगों में बीमारी ना हो। तो EU के अकॉर्डिंग अलग डेफिनेशन है रेयर डिजीज की, जो WHO के अकॉर्डिंग अलग है, और हर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग है रेयर डिजीज की डेफिनेशन। अब न्यूज़ में क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम बार बार ये रेयर डिजीज के बारे में? हमारी जो गवर्नमेंट है वो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 को अप्रूव किया है, उसी को लेकर के न्यूज़ में है। देखो, हमारे इंडिया के जो हर सिटीजन है उसकी टेक केयर करना, उसकी वेलफेयर की बात करना वो स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट कोशिश करे कि किस तरीके से हर व्यक्ति की जो बीमारी है उसको सुधारा जा सके। इसी के लिए जो स्टेट है वो कोशिश कर रहा है, और इसी के लिए वो रेयर डिजीज से रिलेटेड नेशनल पॉलिसी लेकर के आए हैं। इस नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो रेयर डिजीज है उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। नेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस के अकॉर्डिंग रेयर डिजीज को भी 3 ग्रुप में बांटा है। फर्स्ट ग्रुप वो है जिसमें
जिसमें कोई ऐसी बीमारी हो लोगों के जिसको एक बार जब उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो वो हमेशा के लिए सही हो जाए, मतलब सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो लोग आएंगे ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में वो लोग आएंगे जिनकी बीमारी लॉन्ग टर्म या फिर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जिसको आवश्यकता होती है, वो आते हैं ग्रुप 2 में। और ग्रुप 3 में वो डिजीज आएंगी जिनको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, मतलब जिनकी बीमारियों का इलाज तो संभव है, लेकिन उन पेशेंट को बीमारी का लाभ, मतलब बीमारी को सुधरवाने के लिए किस तरीके से उसका सिलेक्शन होगा, ये इस चीज़ को लेकर के चैलेंजेज हैं। मतलब सुविधा तो उपलब्ध है कि सुधारा जा सकता है, लेकिन इतनी सुविधा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को एक तरीके से एक टाइम में भी सुधारा जा सके। देख लिया, रेयर डिजीज के अंतर्गत 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक ऐसे लोग जिनको एक बार दवाई देते ही जो लोग सही हो जाए, जिनकी बीमारी सही हो जाए। सेकेंड ग्रुप में वो लोग आएंगे जिनको एक बार में दवाई देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग भी उनका ट्रीटमेंट चल सकता है। और ग्रुप 3 में वो लोग आते हैं जिनका ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन चैलेंजेज हैं उनको जो बेनिफिट दिया जाएगा उसको लेकर के। अब गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें, गवर्नमेंट ने तीनों ग्रुपों के लिए अलग अलग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में जो लोग रहेंगे, मतलब जिनको सिर्फ एक बार सुधार की आवश्यकता है, सिर्फ एक बार उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने 20 लाख, मतलब उन ऐसे लोगों को 20 लाख की सुविधा देगी। 20 लाख उनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और इसमें वो लोग आएंगे राष्ट्रीय आरोग्य निधि फॉर ट्रीटमेंट, मतलब ये सारे लोग जो इसमें शामिल है, इस ग्रुप में शामिल है, वो इसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा। मतलब बीपीएल के अंडर जो आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग शामिल हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बीपीएल के अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी लोग इसमें शामिल होंगे, जो मतलब हमारी पॉपुलेशन के 40% लोग किसमें शामिल हो जाएंगे, ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 की अगर बात करें तो इसमें रेयर डिजीज को क्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने सुविधा दी है कि ऐसे लोग जिनको जो ग्रुप 2 में आ रहे हैं उनको स्पेशल डाइट दी जाएगी, हार्मोनल सप्लीमेंट दिए जाएंगे, इसके अलावा लो कॉस्ट इंटरवेंशन इन सब में लोगों को दिया जाएगा। ग्रुप 3 में जो लोग ग्रुप 3 में हैं उनके लिए क्राउड फंडिंग की जाएगी, मतलब कोई भी लोग जो वॉलेंटरी आकर के अपना असिस्ट देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों का भला हो, तो इन सब पैसों का फिर यूज़ किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखो, गवर्नमेंट की इस नेशनल पॉलिसी का क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक तो बहुत लंबे समय से रेयर डिजीज़ के लिए किसी पॉलिसी का इंतजार किया जा रहा था, और सीधी सी अगर बात करी जाए तो जिस टारगेट को पूर्ण करने के लिए इस पॉलिसी का वेट किया जा रहा था, उसको अचीव करने की कोशिश ही नहीं की गई है। सिर्फ पहले ग्रुप में जो लोग शामिल हैं उनके लिए फिर भी गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए की असिस्टेंस की बात की है, लेकिन ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में जो लोग हैं उनके लिए पैसे की गवर्नमेंट ने बात ही नहीं की है। बल्कि ग्रुप 3 में जो लोग हैं उनके लिए जो क्राउड फंडिंग की बात की, गवर्नमेंट ने खुद की तरफ से तो कुछ पैसा खर्च करने की बात ही नहीं की। तो देखो, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि कोई भी फंडिंग एलोकेट नहीं किया गया है किसी भी इमीडिएट और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नीड्स के लिए, या फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की जो थेरेपी है उनको रेगुलर नहीं किया गया है। तो एक्सपर्ट्स इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि गवर्नमेंट को कम से कम 80 से 100 करोड़ रुपए इस चीज़ के लिए रखने चाहिए, और गवर्नमेंट को धीरे धीरे गवर्नमेंट इस चीज़ को एग्रीमेंट को शेयर कर सकता है, स्टेट के साथ में शेयर कर सकता है, या फिर और इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन से साथ में मिल करके रेयर डिजीज को क्योर करने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकता है। लेकिन खुद से एक अकाउंट बना दिया कि आप इसमें आकर के पैसा डाल दीजिए, अगर इसमें पैसा आएगा तो ग्रुप 3 के लोगों को जो क्राउड फंडिंग होगी उससे दिखा दिया जाएगा, तो ये तो गलत है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हेल्थ को क्योर करना, हर पर्सन का हेल्थ क्योर हो सके उसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है एज ए इलेक्शन, तो उस जिम्मेदारी को निभाने की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए थी। तो इस पॉलिसी को लेकर के काफ़ी कंसर्न क्रिएट हो रहे हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, रेसिज्म से रिलेटेड न्यूज़ है। देखो, हर साल 21 मार्च को एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के इंटरनेशनल डे, यहाँ देखिए, हर साल 21 मार्च को
इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? 1960 में साउथ अफ्रीका का जो सार्प जगह है वहाँ पर पुलिस के द्वारा ओपन फायरिंग कर दी गई और जिसमें 69 लोग मारे गए थे। तभी से, क्योंकि उस समय वहाँ पर रंगभेद की नीति थी और उसी को लेकर के कानून पास करवाने के लिए विरोध किया जा रहा था, उसी को लेकर के ये जब गोलीबारी की गई तो लोगों की डेथ हो गई और डेथ होने की वजह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेशन की आवश्यकता है। कुछ डाटा यहाँ पर दे रखे हैं, उसकी अगर हम बात करें कि देखो रेसिज्म जो है वो समय के साथ कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। जैसे कि इस समय जब कोविड-19 पेंडेमिक का समय चल रहा है तो यूएस जैसे देशों में एशियन जो कंट्रीज है उनको लेकर के काफ़ी ऐसे पोस्ट, स्पेशली रेसिज्म वाले जो पोस्ट हैं वो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। लगभग यूएस में तो 200% इंक्रीज हो गए हैं एशियंस के खिलाफ में। इसका मेन कारण ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक को उत्पत्ति मानी जाती है चाइना से लेकर के, और चाइना और उसके आस पड़ोस के देशों के लेकर के ये है कि उन लोगों की वजह से पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हुआ है। इसीलिए जो एशियन कंट्रीज हैं उनके खिलाफ में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और इस तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका में भी बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप हैं या फिर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक बाइकआउट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, मतलब झूठी इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है इंडिया और श्रीलंका में कुछ मैसेजिंग ऐप के ऊपर, और ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको सोशल इकोनॉमिक बाइकआउट की बात की जाती है। नेक्स्ट, अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो देखो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा, स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अभी भी मौजूद है। इसका मेन कारण ये है कि हमारे एवरी डे हम बात कर लेते हैं, जैसे रेसिज्म गोरे और काले का नहीं है, रेसिज्म जेंडर के बेस पर भी हो सकता है। तो जैसे मैन को ज़्यादा सुपरफिशियल माना जाता है, मैन को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, विमेन को नहीं माना जाता है, या फिर जो काले लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, उनमें हम रेगुलर डेली बेसिस पे हम रेसिज्म देख सकते हैं। आप अपनी फैमिली के अंदर देख सकते हो कि जिनका कलर ब्लैक है या फिर जो सांवले रंग के हैं, जो गोरे रंग से जब उनको कंपैरिजन किया जाता है तो आप खुद इसका एग्जाम्पल खुद अपनी लाइफ में देख सकते हो कि कलर को लेकर के जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ना पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है बल्कि इंडिया में तो हर जगह फैला हुआ है। इस चीज़ को ऑफिशियली अगर डिक्लेरेशन नहीं की जाए लेकिन आप तो फील कर सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है ना, इसकी वजह से भी टेक्नो रेसिज्म काफ़ी इंक्रीज हुआ है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एल्गोरिदम है वो सेट किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग फेशियल रिकॉग्निशन किया जाता है, और जब एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है तो इससे रेशिज्म जो है कम्युनिटीज़ को लेकर के वो काफ़ी इंक्रीज होता है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं जिनका कलर ब्लैक है, इसके आधार पर जब उनका एल्गोरिदम जो सेट किया जाता है उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का, तो उसकी वजह से रेसिज्म काफ़ी इंक्रीज होता है। अब वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो अभी यूनेस्को ने 22 मार्च 2021 को एक ग्लोबल फोरम ऑर्गेनाइज की। यूनेस्को ने अपने हेडक्वार्टर पेरिस में ग्लोबल फोरम ऑर्गेनाइज की, किसके लिए? रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। इस फोरम में पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स, पार्टनर्स और इसके अलावा एंटी रेसिज्म को लेकर के मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप, ये सब लोगों ने मिलकर के ये नया इनिशिएट किया है कि रेसिज्म को ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है। अब इस नए प्रपोजल में ये बात बोली गई है कि हर एरिया में जैसे एंटी रेसिस्ट लॉ, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इन सब को लेकर के इन सब के ऊपर कोशिश करनी होगी, तभी हम रूट कॉजेज का पता लगा पाएंगे, और मल्टी सेक्टोरल एफर्ट जब हम करेंगे तभी हम रेसिज्म को ख़त्म कर पाएंगे। इसके अलावा देखो जो यूनेस्को है वो कोशिश हमेशा करता रहता है कि एजुकेशन, साइंसेज, कल्चर, कम्युनिकेशन, इन सब के थ्रू एक वे फॉरवर्ड का बेहतरीन एग्जाम्पल हमेशा यूनेस्को ने सेट किया है कि रेसिज्म के खिलाफ किस तरीके से काम किया जाना है। यूनेस्को का जो रोल है एजुकेशन में, स्पेशली जो यंग पीपल हैं उनको एक स्पेस दिया जाना, उनको अंडरस्टैंड, प्रोसेस एंड सस्टेन रेसिज्म। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के लेकर के लोगों को अवेयर करना, ये यूनेस्को का काफ़ी बेहतरीन कार्य है।
न्यू अप्रोच में हम इस तरीके से अपना सकते हैं कि इंटर कल्चरल डायलॉग हो, लर्निंग हो, यूथ एंड कम्युनिटीज़ ये सारे जो लोग हों वो स्किल्ड बेस्ड हो, और जो हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स हैं इसके अलावा फोस्टर टॉलरेंस, इन सबको इरेडिकेट करने के लिए उनके पास में स्किल्स हो। मतलब सीधी सी बात यह है, जो हमारे यूथ है ना उनमें अवेयरनेस आनी चाहिए। वो लोग भी अगर अपनी पीछे वाली जनरेशन के अकॉर्डिंग ही काम करते रहे तो ये रेसिज्म कभी भी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। यूनेस्को ने हमेशा से ऑफर किया है ऐसे स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए, स्पेशली उनके लिए मास्टर क्लासेस लगाई जाएं, ताकि जो स्कूल्स और कम्युनिटीज़ में जो एंटी रेसिज्म है उनको ख़त्म किया जा सके और उनको एज ए चैम्पियन वहाँ पर डिक्लेयर किया जाए। इसके अलावा इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सिटीज, मतलब सिटीज के अंदर ऐसा कोएलिशन हो और फिर सिटी लेवल पर, लेबोरेटरी लेवल पर ऐसी प्रैक्टिसेज की जाएं ताकि रेसिज्म के खिलाफ जो फाइट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये हमारा डिस्कशन था, हमने 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अच्छे से डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।